Good morning, students. As we have read in our last class about the poem Geography lesson, we have read out the poem. We have also discussed about the exercises of the poem. Now today we are going to start a new chapter, which is Glimpses of the Past. As you can understand by this name, or what has been written under the chapter's name, it's written by S.D. Sawant from our freedom movement. This chapter is associated with our freedom struggle. हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने फ्रीडम स्ट्रगल कैसे किया और किस तरह से उन्होंने जो है कष्ट सहे फ्रीडम पाने के लिए भारत में, तो उसी बारे में ये चैप्टर है. ओके, सो बिफोर वी रीड, let's find out what has been written or what has been asked. Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857. तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग 1757 से 1857 तक ही पढ़ेंगे. As you know that our country has got freedom in 1947, which is 90 years after the description in this chapter. इस चैप्टर में जहाँ तक डिस्क्राइब किया जाएगा उसके भी लगभग 90 साल बाद 1947 में हमारी कंट्री को फ्रीडम मिला था. Whatever we are going to read in this particular chapter, maybe ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी जाना पहचाना हो सकता है. इस चैप्टर की बातें काफ़ी हद तक आपके लिए जानी पहचानी हो सकती है, बिकॉज इनसे मिलती जुलती बातें आप अपने एसएसटी में ज़रूर मे बी लास्ट ईयर तक पढ़े होंगे. तो आई होप कि ये चैप्टर आपके लिए बड़ा ही आसान होगा. इसमें हम लोग 1757 से 1857 तक हमारे देश में क्या क्या बदलाव हुए, किस तरह से पहला आज़ादी का युद्ध जो 1857 में लड़ा गया था वो किस तरह से लड़ा गया या क्यों शुरू हुआ, किस तरह से शुरू हुआ, इस बारे में बताया जाएगा. और स्पीच बबल्स जो है वो ये शो करेंगे कि किस तरह से क्या घटनाएं उन 100 सालों में हुई. ठीक है, तो द मटायर्स के बारे में पहले पढ़ते हैं. मटायर्स स्टूडेंट्स उन्हें कहा जाता है जो देश के लिए अपनी जान दे दे, यानी शहीदों को मटायर्स कहा जाता है. दिल्ली में एक फंक्शन हो रहा है जहां पर एक लेडीज भाषण दे रही है और वो कहती है, ओ माई कंट्रीमैन, लेट योर आइज fill with tears as you recall the sacrifices of India's martyrs. भारत के लोगों, आपकी आंखों में पानी आ जाना चाहिए, आपकी आंखों में आंसू आना चाहिए ये सुन करके कि किस तरह से हमारे शहीदों ने भारत की आन बान और शान के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए. ये जो कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये कहीं ना कहीं कॉमिक्स के अंदाज में लिखी गई है. जैसे कि आपको पता है कि कॉमिक्स जो लिखी जाती है वो कुछ इस तरह से लिखी जाती है कि उसमें स्पीच बबल्स होते हैं. स्पीच बबल्स के द्वारा कॉमिक्स लिखी जाती है. तो दिस स्टोरी इज रिटन इन ए कॉमिकल, नॉट कॉमिक्स मीन्स नॉट जोक. एक तो कॉमिकल वर्ड होता है जिसका मतलब होता है जोक, COMICAL. कॉमिकल मतलब हिलेरियस, जोकिंगली, नॉट इन दैट सेंस. कॉमिक्स जो वर्ड होता है, कॉमिकल वर्ड बोलना सही नहीं रहेगा, कॉमिक्स वर्ड सही रहेगा, COMICS. कॉमिक्स के रूप में ये बुक लिखी गई है या ये चैप्टर पर्टिकुलर लिखा गया है बिकॉज कॉमिक्स में ही स्पीच बबल्स का इस्तेमाल होता है. आगे बढ़ते हैं. जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन में कई सारे फ्रीडम फाइटर्स की पिक्चर यहाँ पर है. झांसी की रानी की है, जवाहरलाल नेहरू की है, भगत सिंह की है,
लाला लाजपत राय की है, बाल गंगाधर तिलक की है। ऐसे कई लोगों की पिक्चर आप यहाँ देख पा रहे हो, जिससे एक सिचुएशन आपको बताई जा रही है, एक दृश्य दिखाया जा रहा है कि किन किन लोगों ने अपने कर्मों के द्वारा, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, अपनी गुड डीड्स के द्वारा, अपनी बलिदान और सेक्रीफाइस के द्वारा भारत को आज़ादी दिलाई थी। तो देखो विथ ये जो हम अब आगे पढ़ रहे हैं, ये है द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट्स 1757 से 1849। 1757 से 1849 के बीच में जो घटनाएं घटी थी उसके बारे में यहाँ कहा जा रहा है। लेकिन ये आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, अलग अलग प्रकार के सेक्शंस पढ़ेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो, आप अपनी नोटबुक अगर टेक्स्ट बुक अगर खोल करके देखो तो आपको दिखाई देगा कि टोटल मिला करके इस चैप्टर में 9 सेक्शंस है। देयर आर टोटल 9 सेक्शंस इन आवर this particular chapter. The first, as we have just read, it's about the martyrs. Second is the company's conquests, which we are going to read. The third is British rule. The fourth will be Ram Mohan Roy. About Ram Mohan Roy will be written. Then oppression will be the fifth topic. Dissatisfaction will be the sixth topic. The seventh topic will be the sparks. Eighth topic will be revolt, and last but not the least, ninth topic will be the fight for freedom, which is finally 1857. So हम लोग बारी बारी से पढ़ रहे हैं कि कहाँ पर आगे की जो हम लोग सेक्शंस पढ़ेंगे उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे फर्स्ट सेक्शन सेकेंड सेक्शन जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये 1757 से लेकर के 1849 के बीच का जो समय यहाँ बताया जा रहा है, इसके बाद के जो सेक्शंस है कोई ज़रूरी नहीं कि वो 1849 के बाद का समय उसमें बताएंगे। इस ड्यूरेशन का भी समय बता सकते हैं आगे के सेक्शंस, लेकिन अलग टॉपिक के बारे में वो सेक्शंस बताएंगे, अलग टॉपिक बताएंगे। तो इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट्स। With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India. India 1765. Indian Princess British Territory. Indian princess were short-sighted. That upstart Raja Bah called the British merchants. They will help me to defeat him. The people had as peace due to such constant. The people had no peace due to such constant fights. Students, 18th सेंचुरी में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बढ़ाना शुरू किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को बढ़ाना शुरू किया। उस वक्त अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जिलों में जो भारत के राजा थे वो शॉर्ट साइटेड थे। शॉर्ट साइटेड का मतलब होता है जो दूरदर्शी नहीं थे, जो बहुत ज़्यादा दूर की सोचते नहीं थे। थोड़े दूर की सोच लिए, ठीक है, आगे क्या मुसीबत आ सकती है जीवन में इस बारे में वो ज़्यादा सोचते नहीं थे। और यही वो माइनस पॉइंट था भारतीय राजाओं का, जिसने ब्रिटिश लोगों को उकसाया आक्रमण करने के लिए और उन्हें अपने अधीन करने के लिए। लगातार ब्रिटिश उन छोटे छोटे राजाओं से लड़ा करते थे। The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore for the British till he died fighting. ये इस प्रकार से ब्रिटिश लोगों ने, अंग्रेजों ने भारतीयों से, भारतीय राजाओं से दुश्मनी मोल ले ली और छोटे छोटे राजाओं पर अपनी बढ़ी हुई शक्ति के साथ
आक्रमण करने लगे। बढ़ी हुई शक्ति में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार को बढ़ाना शुरू किया और व्यापार बढ़ने लगा, और व्यापार के बढ़ने के कारण ब्रिटिश के पास शक्तियाँ ज़्यादा आ गई, पैसे ज़्यादा आ गए, इसलिए वो भारतीय राजाओं पर आसानी से आक्रमण कर पा रहे थे। वो तो कुछ राजा ऐसे थे जैसे कि टीपू सुल्तान, जो आखिरी दम तक लड़े, मरते दम तक उन्होंने हथियार नहीं डाले और उनकी दास्ता स्वीकार नहीं की। अन्य कई राजाओं ने उनकी शक्तियों को देखते हुए समय समय पर वो उनकी दास्ता स्वीकार करते चले गए। थैंक गॉड देयर इज पीस इन द country now. No more wars and no looting by thugs. It is God who sent the British. Our destiny is linked with them. How did Indians react to these conquests? The white man has killed or dethroned our kings. Some kings were not good, but after all, they were of this land. Now we have become slaves of foreigner. देखो स्टूडेंट्स, हुआ ये कि अंग्रेजों की शक्तियों के आगे उन्हें हारना पड़ा और कई सारे राजाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने कहा कि हे भगवान, मैंने एक तरह से आप बोल सकते हो कि कायरतापूर्ण उनके विचार हो गए थे, उनके विचार ही नेगेटिव हो गए थे। उन्होंने कहा कि हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। कई राजाओं ने ऐसा कहा मन ही मन कि हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि अब लूटखोरी, लड़ाई झगड़े समाप्त हुए, क्योंकि हमने आत्मसमर्पण कर दिया है ब्रिटिश लोगों को, और इस तरह से हमारे राज्य में शांति आ गई। इस तरह से कई सारे लोग, कई सारे राजा आत्मसमर्पण करते चले जा रहे थे और उन्होंने मन में स्वीकार कर लिया था कि उनका भाग्य जो है वो ब्रिटिश के अधीन रहने में ही है। शक्ति, एक जो कहावत है ना, अकल बड़ी की भैंस, तो उसका आंसर है अक्ल बड़ी। लेकिन एक और कहावत है जो कहती है माइट ऑलवेज विंस, शक्ति की हमेशा जीत होती है। और वो शक्ति धन बल की भी हो सकती है, बाहुबल की भी हो सकती है, बुद्धि बल की भी हो सकती है, लोक बल की भी हो सकती है। कई सारी शक्तियां एक साथ ब्रिटिश की तरफ चली जा रही थी और उन सभी शक्तियों को इस्तेमाल करते हुए ब्रिटिश ने साम दाम दंड भेद चारों प्रकार की कूटनीतिक चालों को आजमाते हुए भारतीयों को अपने अधीन करना शुरू किया और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। भारतीयों ने, कई राजाओं ने ये मान ही लिया कि ये उनका भाग्य है। आम जनता की अगर बात करें तो वो ऐसी बात करते थे कि कुछ राजा अच्छे थे, कुछ राजा नहीं अच्छे थे, लेकिन जो नहीं भी अच्छे थे वो भी तो हमारे ही हैं, इस धरती के हैं, लेकिन अब वो उनके अधीन हो गए। जब हमारे राजा ही अंग्रेजों के अधीन हो गए तो हम भी उनके अधीन हो गए। इस तरह से हम लोग, हमारी मिट्टी पर एक फॉरेन रूल स्थापित होने लगा। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। अब हम लोग 1765 से 1836 के बीच में ब्रिटिश रूल की बात करते हैं। 1765 से 1836 के बीच में ब्रिटिश रूल किस प्रकार से रहा भारत में, उस बारे में, उस दौरान क्या क्या घटनाएं घटी, इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। 1765 से 1836 के बीच में कई सारे धार्मिक गुरु आए और उन्होंने छुआछूत के भेदभाव को दूर करने की सलाह दी आम जनता को। चाइल्ड मैरिज के विरुद्ध खड़े होने की सलाह दी और कहा कि एक निश्चित आयु के बाद ही लड़के और लड़कियों का विवाह होना चाहिए, अन्यथा ये उनकी सेहत के लिए या उनके भविष्य के लिए सही नहीं है। Anyone who crosses the seas loses his religion. All the misery in the world is due to women. कई प्रकार के धार्मिक गुरु अपने अपने लेवल में लोगों को जागरूक कर रहे थे। उनका कहना था कि जो दूसरे धर्मों को नहीं मानेगा वही सच्चा धार्मिक है। कोई धार्मिक गुरु ऐसा कह रहा था और कोई अन्य धार्मिक गुरु ये कह रहा था कि जो इस विश्व में दुख है वो मुख्य रूप से औरतों के कारण है। औरतों के कारण मतलब औरतें गलत नहीं हैं। औरतों के प्रति अगर किसी का कुछ
मोह है, आकर्षण है, वो गलत है। The truth was that Indians had lost self-respect. The British scorned them. The natives are unworthy of trust, incapable of honesty. True, Your Honor, but I am honest. Being merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. But your men are taking all my crop. You are still in arrest in arrears. If you don't pay next week, I will send you to jail. तो ब्रिटिश लोगों ने सारे हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। 1765 से लेकर के 1836 के बीच में ब्रिटिश लोगों ने सारे हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। उन्होंने ये जान लिया था कि भारतीयों की सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसका उन्होंने फ़ायदा उठाना शुरू किया। भारतीय लोग जैसे जैसे नकारात्मकता में घुसते चले जा रहे थे, वो उसका फ़ायदा उठाते जा रहे थे। वो बोल रहे थे कि भारतीयों में सच्चाई नहीं है। कोई एक भारतीय, जैसे कोई सेठ या साहूकार, अंग्रेज़ों की दास्तां स्वीकार करके कह रहा था कि मैं सर मैं सच्चा हूँ, मैं आपकी खिदमत करूँगा। चूँकि मूल रूप से वो व्यापारी थे अंग्रेज, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे। फार्मर्स के ऊपर वो इस प्रकार से टैक्सेस लेवी कर रहे थे, टैक्सेस लगा रहे थे कि जहाँ भी कोई टैक्स चुकाने से चूक जाता था, तो वो उसकी पूरे क्रॉप को ही, पूरी फसल को ही जब्त कर लेते थे। और जब कोई उंगली उठाता, जब कोई आवाज़ उठाता, तो वो कहते थे कि तुम्हारी पूरी फसल जब्त करने के बाद भी हम तुमसे कुछ पाते हैं। अगर तुम ज़्यादा मुँह जमा लड़ाए तो हम तुम्हें जेल में ठूस देंगे। Still, the British invented other methods which gave them more profits. The goods manufactured in England should not have any import duty when brought into India. A good idea. The East India Company's laws began to cripple Indian industries. Inevitably, famines followed. Between 1822 and 1836, 15 lakh Indians died of starvation. The British policies ruined the expert artisans and their business. बहुत बुरी स्थिति आगे हुई स्टूडेंट्स। 1822 से लेकर के 1836 के बीच में सूखा पड़ा था, जिस दौरान अंग्रेजों की कूटनीतिक चाल, अंग्रेजों के डबल स्टैंडर्ड्स के बिजनेस के कारण, मीन्स कनिंग स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस के कारण भारतीय लोग फंसते चले गए। अंग्रेजों ने नए नए तरीके खोज निकाले ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करने के। अंग्रेजों ने नए नए तरीके खोज निकाले ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करने के, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय जो इंडस्ट्री थी कई सारी, उनकी कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ा दी और उनको अपाहिज बना दिया। मीन्स भारत में जो भारतीयों के द्वारा कुछ बिजनेस चलाए जा रहे थे, उस पर आक्रमण किया और अपनी योजनाओं के द्वारा, अपने नियमों के द्वारा या अपनी नई चालों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक कंपनी थी ब्रिटिश के द्वारा बनाई गई, उस एक कंपनी ने अन्य भारतीय बिजनेसेस को ठप कर दिया था। और उसी दौरान जब 1822 से 1836 के बीच में सूखा पड़ा, तो लाखों भारतीय भूखों मर गए। लाखों भारतीयों की भूख के कारण मौत हो गई। कुल मिलाकर के ब्रिटिश लोगों ने भारतीय सिस्टम की या भारतीय अर्थव्यवस्था को हिला डाला और भारतीय कारीगरों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। Now we are going to read the next section 4, which is Ram Mohan Roy.
राम मोहन रॉय फ्रॉम 1772 टू 1833। राम मोहन रॉय 1772 से 1833 तक रहे। उन्होंने कई सारे अच्छे काम भारत में किए। राम मोहन रॉय, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. Let us not despise ourselves. Our ancient culture is great, and we are capable of great achievements. We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. राम मोहन रॉय ने अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वेस्ट बंगाल से राम मोहन रॉय एक काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति थे और उन्होंने इस जड़ को पकड़ने की कोशिश की जो हमारे भारत देश को खोखला कर रही थी। उनका कहना था कि भारतीय काफ़ी अंधविश्वासी हैं, इस कारण से हमारा देश खोखला हो रहा है और हमारे अंधविश्वास का फ़ायदा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्रिटिश लोग उठा रहे हैं। उनका ये भी मानना था कि हमारी पुरानी संस्कृति बहुत महान है, लेकिन कुछ फ्लॉस हैं लाइक सुपरस्टिशंस, उन्हें दूर करना है। He told his wife Uma, cows are of different colors, but the color of their milk is the same. Different teachers have different opinions, but the essence of every religion is the same. अपनी पत्नी उमा को एक दिन उन्होंने कहा, जिस प्रकार से अलग अलग कलर्स की काऊ होने के बावजूद उनका जो अलग अलग रंगों की काउस होने के बावजूद उनका जो दूध का रंग है वो सफ़ेद ही है, वैसे ही अलग अलग प्रकार के शिक्षकों की अलग अलग सम्मतियां होने के बावजूद उनका जो शिक्षा देने का जो मूल उद्देश्य है, जो मूल बात वो कहना चाहते हैं अपनी शिक्षाओं के द्वारा, वो भी एक जैसा ही है। He was attracted by science and modern knowledge. Knowledge should be practical and scientific. उन्होंने इस बात को दृढ़ता से माना कि विज्ञान और आधुनिक ज्ञान को मिलाना होगा। विज्ञान और आधुनिक ज्ञान के सहारे ही हमें चलना होगा। सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास के बल पर हम आगे नहीं बढ़ सकते। ज्ञान जो है वो वैज्ञानिक और प्रैक्टिकल, यानी जिसको प्रैक्टिकली हम कर सकें, ऐसा होना चाहिए। He started newspapers, but the suspicious British stopped them in 1829. उन्होंने अखबारों को भी छापना शुरू किया। अखबारों को उन्होंने छापना शुरू किया, लेकिन ब्रिटिश लोग उन्हें सस्पेक्ट करने लगे थे, उन पर डाउट करने लगे थे, इसलिए उन्होंने उसको रुकवा दिया। ब्रिटिश लोगों ने उनके न्यूज़पेपर्स को रुकवा दिया। He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. There he told them, "We accept you as rulers and you must accept us as subjects. But you must remember the responsibility a ruler owes to his subjects." वो इस बात की जड़ तक पहुंचने के लिए कि अंग्रेज अचानक से कुछ ही सालों में भारत में शक्तिशाली कैसे हो गए, इस बात को समझने के लिए वो यात्रा किए और इंग्लैंड पहुंच गए, क्योंकि इंग्लैंड में ही ब्रिटिश का ओरिजिन था, वहीं से वो लोग आए थे। अंग्रेज तो वहीं से आए थे, इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड में चले गए और वहाँ जाकर के उन्होंने देखा और जानने की कोशिश की कि ब्रिटिश किस प्रकार से पावरफुल हुए हैं। उन्होंने देखा ब्रिटिश पावरफुल तो है। तब उन्होंने उन्हें एक बात कही। उन्होंने कहा कि आप हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, आपकी सोच, आपके कर्म ज़्यादा साइंटिफिक और मॉडर्न है, और जो आदमी समय के साथ नहीं चलता, समय उसे धकेल देता है पीछे। समय के साथ जो है चलना जरूरी। समय के साथ नहीं चलेंगे तो हम पीछे हो जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। उसने कहा कि आप लोग समय के साथ चल रहे हो, आपकी सोच साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, मॉडर्न हो, आप लोग आविष्कारों के मामले में आप भारत से आगे हो, तो आप लोग भारत से सुपीरियर हो, हम मान लिए। एट प्रेजेंट आप भारत से सुपीरियर हो, हम मान लिए। हम आपको अपना रूलर स्वीकार करते हैं, हम आपको अपना राजा स्वीकार करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि राजाओं की कुछ जिम्मेदारियां होती है अपनी प्रजा के प्रति। ये उनके वक्तव्य थे। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि
all the students are submitting their notebooks on every Wednesday and Saturday. For example, last Saturday को कोई गिनी चुनी ही नोटबुक मेरे पास आई थी, कोई 2 या 3. तो there are a lot of students in the class of 8th A and 8th B. Approx 60 students are there in the class. So please submit your notebooks regularly and let it be checked by the respected teachers. You can collect it on the next day. ठीक है. So आज इतना ही. Thank you very much. Goodbye.